मैं एक गरीब परिवार से था। माँ ने अपनी शादी के गहने बेच दिए ताकि मैं परदेस जाकर हालात बदल सकूं। मैं कड़ी धूप में खून पसीना एक करके हर महीने लाखों रुपए भेजता और यही समझता रहा कि माँ आराम की ज़िंदगी बिता रही होंगी। मगर हर कॉल पर वो रोती, बेटा पैसे नहीं पहुँचे। मैंने इसे माँ का लालच समझा और तंग आकर उनसे बात करना ही छोड़ दिया। 5 साल बाद जब मैं वतन वापस लौटा तो जैसे ही घर पहुंचा, देखा कि गेट के पास मिट्टी में कमज़ोर सी औरत सिमटी हुई बैठी थी। मेरी पत्नी ने हंसते हुए कहा कि ये औरत पागल है। जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो मेरी आत्मा कांप उठी, क्योंकि वो तो मेरी। मैंने जैसे ही अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला, थकान से मेरा बुरा हाल था, मगर माँ की आवाज़ सुनने की तड़प ने मुझे फ़ोन उठाने पर मजबूर कर दिया। मैंने बड़े अरमानों से घर का नंबर डायल किया कि आज माँ से जी भरकर बातें करूँगा। मगर जैसे ही बात शुरू हुई, मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा कलेजा तो ये सुनकर ही छलनी हो गया है कि आपके पास पैसे नहीं पहुँचे। मैंने पिछले हफ्ते ही आपको 50,000 रुपये भेजे थे और अब आप कह रही हैं कि आपका हाथ खाली है। माँ, सच तो ये है कि मेरा दिमाग अब काम करना छोड़ चुका है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हैं। मेरी आवाज़ में दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। मैं तो हमेशा इसलिए फ़ोन करता था कि माँ से बात करके परदेश की थकान मिटा सकूं, मगर उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था। मैं कह कहकर थक चुका था कि मैं यहाँ तपती धूप में मेहनत करके हर महीने लाखों रुपए भेजता हूँ। यहाँ मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सगी माँ मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं। इसी शक और दुख ने मुझे धीरे धीरे अपनी माँ से दूर कर दिया था। और माँ हर बार यही रोना क्यों रोती थी? बेटा, मैं उस भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं पहुँचा। मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है। मुझे अपनी ज़िंदगी की सांसें बचाने के लिए दवाइयाँ लेनी हैं। क्या तुम सच में ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ समय पर इलाज ना मिलने की वजह से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर तुम्हारे सामने मर जाए? जब माँ ने सिसकते हुए मौत की बात की तो मेरा सर चकरा गया। वो ऐसी भयानक बातें कर रही थी जिनके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे एक तरफ गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ हैरत की सीमा न थी कि आखिर ये सारा मामला क्या है। मैंने 50,000 रुपये माँ के अपने बैंक अकाउंट में भेजे थे और बैंक से मुझे मैसेज भी मिल चुका था कि रकम निकाली जा चुकी है। मैं अच्छी तरह जानता था कि बैंक के कानून कितने सख्त हैं। वहाँ माँ के अपने अंगूठे के निशान के बगैर 1 रुपया भी निकालना असंभव था। माँ, भगवान के लिए मेरी दिमागी हालत पर तरस खाइए। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे मोबाइल में मैसेज आया है कि आपने खुद पैसे निकाले हैं। फिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? अगर आपको और पैसों की ज़रूरत है तो मुझे साफ बताएं। मैं कहीं से भी उधार मांग कर या रातों को ओवर टाइम करके आपको भेजूंगा। मगर भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने तड़प कर ये बात कही तो वो दूसरी तरफ से फूट फूट कर रोने लगी। ये अब उनका रोज़ का नियम बनता जा रहा था। जब से मैंने इस परदेश की ज़मीन पर कदम रखा था, माँ ने कभी एक बार भी ये नहीं कहा था कि पैसे मिल गए हैं। वो हर बार यही रट लगाए रखती थी कि उनके पास दवाई के पैसे भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतना रोए जा रही थी। वो बार बार हिचकियाँ लेते हुए कहती थी, बेटा, मेरी हालत अब ठीक नहीं रही, तो ये सब धन दौलत छोड़कर मेरे पास वापस आ जा। मैंने उन्हें 1000 बार समझाया कि मैं उनकी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ही घर से दूर हुआ हूँ, मगर माँ की इन बातों ने मुझे एक गहरी उलझन में धकेल दिया था। मैं लगातार यही सोच रहा था कि आखिर वो बड़ी रकम कहाँ जा रही है। क्या बैंक के कर्मचारी कोई फ्रॉड कर रहे हैं या फिर माँ की याददाश्त बुढ़ापे की वजह से साथ छोड़ गई है? जब मैंने देखा कि बात सुलझने के बजाय और उलझ रही है तो मैंने परेशानी और दुख में फ़ोन बंद कर दिया और सर पकड़कर बिस्तर पर लेट गया। मैं ड्यूटी से इसलिए जल्दी आया था कि माँ से बात करके दिल हल्का करूँगा, मगर अब मेरा दिमाग फटने लगा था। इसी परेशानी की हालत में
मुझे विचार आया कि क्यों ना अपनी पत्नी आरती से बात करूं। वो तो घर में ही होती है, उसे सच्चाई का पता होगा। मैंने फ़ौरन आरती का नंबर मिलाया, मगर मेरी हैरत की सीमा न रही जब उसका नंबर लगातार बिजी जा रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि रात के इस समय वो किससे इतनी लंबी बातें कर रही है। मैंने 2-4 बार फिर कोशिश की, मगर आरती ने फ़ोन नहीं उठाया और फिर मैं थक हार कर खामोश हो गया। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी इसी समय उड़कर इंडिया पहुंच जाऊं और अपनी आंखों से सारा तमाशा देखूं, मगर 5 साल का वो लंबा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पैरों की बेड़ियां बना हुआ था। यहाँ आए मुझे अभी थोड़ा ही समय हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले वापसी का सोचना भी असंभव था। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना चाहता था, बस इतनी पूंजी पूंजी जमा करना चाहता था कि मेरे घर वाले किसी के मोहताज न रहे। यहाँ मेरी नौकरी और सैलरी दोनों ही अच्छी थी, मगर माँ की बातों ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मुझे लगा शायद माँ की याददाश्त वाकई जवाब दे गई है और वह पैसे निकाल कर कहीं रख कर भूल जाती हैं। इसलिए मैं आरती से सच्चाई जानना चाहता था, मगर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने मुश्किल से 2 कौर खाए और जैसे ही आराम करने के लिए लेटा, मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर देखा तो आरती की कॉल थी। वैभव, मैं घर के कामों और बच्चों को सुलाने में व्यस्त थी, अभी आपकी कॉल्स देखी। आरती ने बड़े ही मीठे और प्यार भरे स्वर में सफाई दी। मैंने पहले बच्चों की खैरियत पूछी और फिर असल बात पर आ गया। आरती, सच बताओ, माँ की तबीयत कैसी है? मैंने अभी उनसे बात की है तो वो बुरी तरह से रो रही थी। आरती ने एक लंबी और ठंडी आह भरी और कहने लगी, वैभव, माँ की तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी ठीक नहीं है। मैं उन्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ बुढ़ापे की कमज़ोरी है। और जहाँ तक आपके भेजे हुए पैसों की बात है, तो आप क्यों खुद को परेशान कर रहे हैं? पिछले हफ्ते ही तो माँ मेरे साथ बैंक से पैसे निकलवा कर आई थी। उन्होंने घर के खर्च के लिए मुझे पैसे दिए और बाकी सारे पैसे संभाल कर अपने पास रख लिए थे। ना जाने अब वो आपको फ़ोन करके ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। सच तो ये है कि मुझे अब डर लगने लगा है। शायद बुढ़ापे में इंसान ज़िद्दी और वहमी हो जाता है। आरती की इन नपी-तुली बातों ने मेरे दिमाग में मौजूद शक की आखिरी दीवार भी गिरा दी थी और मुझे अब पक्का विश्वास हो गया था कि मेरी सगी माँ ही मुझसे झूठ बोल रही हैं। आरती ने इतने यकीन से कहा था कि पिछले हफ्ते वो खुद माँ को बैंक लेकर गई थी। उन्होंने अपने अंगूठे से रकम निकलवाई, आरती को घर के खर्च के पैसे दिए और बाकी रकम अपने पर्स में रखकर कमरे में चली गई थी। मुझे अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास था। आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? उसने तो मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर और बच्चों को संभाला हुआ था और फिर मेरे पास तो बैंक के मैसेज भी सबूत के तौर पर मौजूद थे। मुझे ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि मेरी अपनी माँ मुझसे इस तरह झूठ बोले जा रही थी और ये सिलसिला कई बार दोहराया जा चुका था। मैंने थक हार कर ये कठोर फैसला कर लिया कि अब मैं कभी माँ से ये नहीं पूछूंगा कि वो झूठ क्यों बोलती हैं। बस एक मशीन की तरह चुपचाप पैसे भेजता रहूँगा ताकि उनके खर्चे पूरे होते रहें। मैंने माँ से बात करना लगभग छोड़ दिया था। पहले मैं हफ्ते में कई बार कॉल करता था, लेकिन अब एक एक महीना बीत जाता और ना मैंने हिम्मत की और ना वहाँ से माँ का फ़ोन आया। कभी कभी आधी रात को मुझे हैरत होती कि क्या माँ को मेरी याद नहीं आती, मगर फिर मैं खुद को तसल्ली दे देता कि अगर कॉल की तो वह फिर वही पैसों का रोना रोएंगी और मैं फिर से दिमागी तकलीफ़ का शिकार हो जाऊंगा। समय को तो जैसे पर लग गए थे। देखते ही देखते 2 साल का लंबा समय बीत गया और मेरी 5 साल की नौकरी में अब सिर्फ 3 साल बाकी रह गए थे। 5 साल का एक कठिन समय मैंने इस परदेश की तपती मिट्टी में गुजार दिया था। पहले 3 साल तो बहुत सुकून से बीते थे, मगर पिछले 2 सालों ने मेरी आत्मा को घायल करके रख दिया था। अब मैं परदेश की इस बेरहम तन्हाई और मेहनत से पूरी तरह थक चुका था। मेरा जी चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मासूम बच्चों और घर वालों के पास पहुंच जाऊं। माँ से तो बरसों से ढंग से कोई बात ही नहीं हुई थी। एक अजीब सा ठंडा रिश्ता बन गया था और आरती से भी बस ज़रूरत की बातें होती थीं, क्योंकि यहाँ ड्यूटी इतनी सख्त थी कि शाम तक मुझ में बात करने की हिम्मत ही नहीं बचती और सुबह काम के दौरान मोबाइल यूज़ करने की परमिशन नहीं थी।
मैं तो जैसे एक बेजान मशीन बन गया था जिसका काम सिर्फ कमाना और भेजना था। मगर इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद मैं दिल ही दिल में खुश था कि मेरी इस कुर्बानी से मेरे घर के हालात बदल गए हैं। आरती फ़ोन पर बड़े गर्व से बताती कि अब बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर के सारे खर्चे बहुत ही आसानी से पूरे हो रहे हैं और हर चीज़ अच्छे तरीके से चल रही है। बस एक मैं ही था जो परदेश में अंदर से उजड़ रहा था। अपने प्यारों से दूर रहकर मेरी दुनिया वीरान हो गई थी। मगर मैं खुद को ये कहकर हौसला देता कि मर्द का काम ही अपने परिवार की खुशी के लिए खुद को मिटा देना है। इसी कुर्बानी में मुझे सुकून मिलता कि चलो, मेरी वजह से मेरे जिगर के टुकड़े तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अपने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि अब जब इंडिया जाऊंगा तो सबसे पहले माँ से पूछूंगा कि आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलती थी। और वो यादगार दिन भी आखिरकार आ ही गया जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ़्लाइट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मेरी आंखों में खुशी और दुख के आंसू थे और दिल में जज्बात का एक तूफान था। पूरे 5 साल बाद अपने वतन वापस जा रहा था। वहाँ बैठे हुए मैंने उन ज़ख्मों को महसूस किया जो इन बरसों की तन्हाई ने मेरे दिल पर लगाए थे। फ़्लाइट 2 घंटे लेट थी, मगर अब जब आखिरकार मैं जहाज़ की सीट पर बैठा तो एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। मेरे आसपास बहुत से मुसाफिर थे जिनके चेहरों पर अपने प्यारों से मिलने की चमक थी। मैंने सोचा था कि कुछ महीने घर पर सुकून से बिताऊंगा और फिर दोबारा वापस आ जाऊंगा ताकि मेरे बच्चे कभी उन ज़रूरतों के लिए ना तरसें जिनके लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी तरसे थे। मैंने फटे हुए कपड़ों में टाट पर बैठकर शिक्षा प्राप्त की थी, मगर अब अपने बच्चों को राजकुमारों जैसा आराम देना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी और माँ भी उन ख्वाहिशों के लिए ना तरसें जो उन्होंने सारी ज़िंदगी दिल में दबाए रखी थी। मतलब कि मैं अपनी पुश्तों का रहन सहन बदलना चाहता था। इंडिया एयरपोर्ट पर कदम रखते ही मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई, मगर मैंने घर में किसी को खबर नहीं दी थी क्योंकि मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर फ़ोन कर दिया तो वो इस धूप और भीड़ में परेशान होंगे, इसलिए मैंने खामोशी से टैक्सी बुक की और अपने घर की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते में यही सपने बुनता रहा कि मेरा नया घर अब कैसा आलीशान होगा। क्या माँ मुझे देखकर गले लगाएंगी या वो अब भी मुझसे नाराज़ होंगी। वो 1 घंटा मुझे एक सदी जितना लंबा महसूस हो रहा था। आखिरकार वो पल आ ही गया जब टैक्सी मेरी जानी पहचानी गली में दाखिल हुई। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मेरी नज़रें अपने घर की तरफ उठीं और मैं स्तब्ध रह गया। वहाँ मेरा वो पुराना घर कहीं गायब हो चुका था। उसकी जगह एक आलीशान बंगला खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद टैक्सी वाले ने गलत पते पर उतार दिया, मगर आसपास के मकान मेरे ही बचपन के मोहल्ले के थे। बस मेरा अपना घर एक सुंदर बंगले में बदल चुका था। मेरी ये हैरत उस समय डर में बदल गई जब मेरी नज़र गेट के पास ज़मीन पर बैठी एक औरत पर पड़ी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो मेरी अपनी सगी माँ थी जो धूल और मिट्टी में बैठी खुद से बातें कर रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े इतने मैले और फटे हुए थे कि देखकर आत्मा काँप उठी। मैं परेशान होकर उनकी तरफ लपका और माँ का हाथ थामा। वो ज़मीन पर बैठी कुछ अजीब शब्द बड़बड़ा रही थी। मैंने जैसे उन्हें पकड़ा, उन्होंने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो मुझे पहचानती ही ना हो। मैंने कांपते हुए हाथों से गेट पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। आरती ने दरवाज़ा खोला और मुझे सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। आरती, ये सब क्या तमाशा है? माँ बाहर इस हाल में क्यों बैठी हैं? आरती ने बहुत ही बेशर्मी से कहा। अरे वैभव, आप आते ही इस पागल बुढ़िया का राग लापने लगे। इसने तो पिछले 2 सालों से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। इसका दिमाग अब पूरी तरह से जवाब दे चुका है। हर समय मौका मिलते ही घर से बाहर गलियों में भागने की कोशिश करती है। अब आप ही बताइए, मैं अपनी जवान होती संतान की परवरिश करूं या फिर इस पागल औरत की चौकीदारी करती फिरूं? आरती की जुबान से अपनी माँ के लिए ये जहरीले शब्द सुनकर मेरा सर चकरा गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही आरती है जिसे मैं एक मिसाली पत्नी समझता रहा हूँ। आरती इस स्वर में बात कर रही थी जैसे वो मेरी माँ को
घर में रखकर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। मेरा दिमाग बंद हो चुका था कि आखिर माँ इस हालत तक कैसे पहुंची। मैंने दोबारा माँ की तरफ देखा तो वह किसी मासूम बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। उनकी वो बेमानी हंसी मेरे दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर शब्द उनके गले में फंस कर रह गए थे। और फिर जैसे ही उनका एक शब्द उनके मुंह से निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो और मैं मिट्टी में ढेर ढेर हो गया। मैं ये सब मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरा दिमाग मुझे अतीत के उस मोड़ पर ले गया जब मैंने इस घर की खातिर वतन छोड़ा था। मुझे वो दोपहर याद आई जब आरती परेशान थी और बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म फटे हुए थे। मेरे पास एक रुपया भी नहीं था। आरती तड़प कर बोली थी कि बच्चे दूसरों को देखकर रोते हैं और ख़ुद को गरीब समझते हैं। मैंने देखा था कि बच्चों के यूनिफॉर्म इतने पुराने थे कि उनके धागे अलग हो रहे थे। मैं पिछले 2 महीने से बेरोज़गार घर बैठा था। आरती ने कहा था कि कहीं से भी उधार मांग कर लाइए मगर बच्चों के लिए नई यूनिफॉर्म चाहिए। मैं कमरे से बाहर निकला तो माँ पलंग पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा था, बेटा वापसी पर मेरे लिए ब्लड प्रेशर की गोली लेते आना। मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि एक पत्ते की दवाई खरीद सकूं। मगर मैं उन्हें मना ना कर सका और बोझल कदमों से बाहर निकाल आया। जॉब के लिए लाइन लंबी थी और मैं निराश होकर लौटा। माँ ने दवाई मांगी और पत्नी ने पैसे मांगे। मुझे अपने पिताजी याद आने लगे जो रेहड़ी लगाकर मुझे पालते थे। वो कहते थे कि जब तुम खुद बाप बनोगे तो जानोगे कि एक बाप कितनी मुश्किल से निवाला खिलाता है। मेरे दोस्त की दुबई जाने की ऑफ़र रोशनी की किरण थी। माँ कमरे में आई और अपने शादी के गहने मुझे दे दिए। उन्होंने कहा, बेटा मेरी खुशी तुम्हारी कामयाबी में है। माँ की इस कुर्बानी ने मेरे लिए परदेश के रास्ते खोल दिए। मैंने माँ का बैंक अकाउंट खुलवाया ताकि मेरी कमाई सीधी उनके पास पहुँचे। मैंने 5 साल मेहनत की ताकि मेरा परिवार ऐश करे। मगर वापसी पर जब मैं घर पहुँचा तो माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा अब तुम आ गए हो ना, इस आरती से कहना कि मुझे अब वो जहरीला इंजेक्शन ना लगाए, मेरा दिमाग फटने लगता है। डॉक्टर ने बताया कि माँ को लगातार ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं जिससे उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आरती ने स्वीकार किया कि वो माँ को पैसों पर सांप बनकर बैठा नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने ये साजिश की। मैंने बच्चों की खातिर उसे डाइवोर्स तो नहीं दिया मगर पत्नी वाला हर संबंध ख़त्म करके अपना कमरा अलग कर लिया। वो 2 साल तक मुझसे माफ़ी मांगती रही मगर मेरा दिल न पिघला। आखिरकार इलाज के बाद जब माँ की हालत बेहतर हुई तो उनकी ममता फिर जाग उठी। उन्होंने कहा, बेटा अब इसे माफ़ कर दो, वो तुम्हारे बच्चों की माँ है। मैंने माँ की खातिर उसे माफ़ तो कर दिया मगर उसे साफ कह दिया कि वो इस घर में अब सिर्फ एक कागजी पत्नी बनकर रहेगी, क्योंकि उसने जो ज़ख्म मेरी माँ और मेरी आत्मा को दिए वो कभी नहीं भर सकते। इस अनुभव ने ये सिखा दिया कि महल तो पैसों से बन जाते हैं मगर सुकून माँ के कदमों में ही मिलता है। आखिरकार आरती बदल गई और दिन रात माँ की सेवा करने लगी। मैंने उसे माफ़ कर दिया मगर इस शर्त पर कि वो माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। आरती ने रो रो कर माफ़ी मांगी और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। मैंने परदेश की कमाई से यहीं अपना कारोबार शुरू किया और फैसला किया कि अब कभी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि अपनों का साथ है। ये कहानी ये शिक्षा देती है कि माँ बाप का आशीर्वाद असली दौलत है। दौलत की हवस रिश्तों को मिठास ख़त्म कर देती है। मकान ईंटों से बनते हैं मगर घर माँ की प्रार्थनाओं से बनता है। अगर माँ बाप की आंखों में आंसू हों तो दुनिया की कोई भी कमाई सुकून नहीं ला सकती। हे भगवान, हमें अपने माँ बाप की कदर करने वाला बना। जो लोग परदेश में मेहनत कर रहे हैं उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो और किसी भी बेटे को उस समय घर ना पहुंचाना जब उसकी माँ उसे पहचानने से भी इनकार कर दे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।